Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to lecture number 14 of Introduction to Management, MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. Remember, in the last lecture, which was lecture number 13, we started chapter number 6 and we discussed what is a decision, and we also discussed the different steps involved in decision making, and at the end of the lecture we discussed the difference between rationality and bounded rationality. Decision, as you remember, is the difference between the expected and the actual state of state which is then experienced by a manager. So if there is a gap between the situation which is desired and the situation which is prevalent, then we say that there is some problem at hand and that problem needs to be solved through some kind of decision. And what is a decision then? The selection of the best alternative out of the given alternatives, which are normally more than one. So जब एक मैनेजर के पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हों और वो उनमें से कोई बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करे, तो इसको हम कहते हैं डिसीजन। और इस प्रोसेस में जिसमें वो ये सारे काम परफॉर्म करता है, इसे हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी जब कोई चीज़ मैनेजर की नज़र के मुताबिक नॉर्मल ना हो, डिफरेंट हो, तो फौरी तौर पे मैनेजर जो है वो अलर्ट हो जाता है, बिकॉज इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको उसको हल करना पड़ेगा। अब उस प्रॉब्लम को हल करने के बाद या आइडेंटिफाई करने के बाद उसके हल की तरफ जब मैनेजर आगे बढ़ता है, तो वो ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से चीज़ें या कौन कौन से क्राइटेरियंस इम्पॉर्टेंट हैं इस मसले को हल करने के लिए, और फिर वो उन क्राइटेरियंस को उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से वेट्स असाइन करता है। फिर जब हमारे पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों, तो फिर बीइंग अ मैनेजर हम उन क्राइटेरियंस के अगेंस्ट उन अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करते हैं, उनमें से बेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। याद रहे कि ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। एक स्टेप जो आगे है, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन, के लेटर ऑन किसी ना किसी स्टेज पे ये एनालिसिस करना कि ये जो हमने डिसीजन लिया था ये कितना इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और फिर उसके मुताबिक दोबारा से ज़रूरत पड़ने पे इस प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। लेक्चर के एंड पे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रैशनैलिटी, और हमने ये कहा था कि रैशनैलिटी का मतलब है कि सोच विचार के साथ अपनी डिसीजन को करना अंडर सर्टन कंस्ट्रेंट्स, और वो कंस्ट्रेंट्स हो सकता है लेबर की जो है अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की, अदर रॉ मटेरियल और बाकी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी। तो ये तमाम कंस्ट्रेंट्स को सामने रख के जब एक मैनेजर सोच विचार के साथ एक डिसीजन लेता है तो हम उसको रैशनल डिसीजन कहते हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है कि सोच विचार की ये जो कैफियत है मैनेजर की, ये कंस्ट्रेंड हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, बाउंडेड हो जाती है एक फैक्टर की वजह से, और वो है उस मैनेजर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। कि हर मैनेजर डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये उसकी एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है, ये उसके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। सो कुछ मैनेजर जो हैं वो इंफॉर्मेशन को फौरी तौर पे एनालिसिस करके डिसीजन पे पहुंच जाते हैं,
जबकि फिर कुछ मैनेजर जो होते हैं वो सिर्फ सेटिस्फाइंग डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी वो डिसीजन जो कम से कम जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वो टॉपिक्स है जो हमने लास्ट चैप्टर नंबर 13 में जो लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस किए थे। आज हम देखते हैं कि हम लेक्चर नंबर 14 में क्या डिस्कस करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 14 में हम आज भी चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि इंट्यूशन क्या चीज़ है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या हैं और डिसीजन मेकिंग फिर हर प्रॉब्लम के लिहाज से कैसे की जाती है, डिसीजन मेकिंग की कंडीशंस क्या होती हैं, और फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम कॉमन डिसीजन मेकिंग एरर्स और बाइसेस को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैनेजर्स जो है वो करते हैं, उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 14। चैप्टर नंबर 6 अभी हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 है मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर्स, और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इंट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इंट्यूशन का मतलब होता है ऐसा डिसीजन लेना जो आपके एक्सपीरियंस को सामने रख के आपने लिया हो, अपनी जजमेंट को यूज़ करके सामने अपने रख के डिसीजन किया हो, आपके पास कोई डेटा ना भी हो, कोई फैक्ट्स और फिगर्स ना भी हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो, आपका एक्सपोजर इतना हो, आपका जो वर्क जो आपने अभी तक जितना वर्क एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा हो कि आप अपनी जजमेंट की बेस पे जो है, अपनी सोच विचार की बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन दे सकें। अब इंट्यूशन जो है जनरली याद रखें कि ये नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट की जाती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो हमेशा एक्सपीरियंस और अपनी जजमेंट को सामने रख के जो है वो डिसीजन मेकिंग करती है, बट लाजमी नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसके ऊपर आगे बहस भी करेंगे। तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ इंट्यूशन। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग क्या है, यानी वो डिसीजन मेकिंग जिसमें इंट्यूशन को यूज़ किया जाए, दैट इज़ मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट। जैसे मैंने कहा कि आपके पास डेटा ना भी हो, कोई आपके पास रिपोर्ट्स या स्टेटमेंट्स ना भी हो, बट आप जो है आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो कि आप उस प्रॉब्लम को फौरी तौर पे समझ लें और उसके ऊपर कोई डिसीजन कर लें। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा डिसीजन करना जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए कोई डिसीजन करें, अपनी पर्सनल जजमेंट के ऊपर आप दे दें कोई डिसीजन कि मैं ये समझता हूँ, मुझे नज़दीक ये है, मुझे ये नज़र आता है। तो इस किस्म के डिसीजंस जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपनी जजमेंट की बेस पे या फीलिंग्स की बेस के ऊपर कोई डिसीजन दें, उसको हम इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब आपके सामने स्लाइड पे इंट्यूशन की डिफरेंट डायमेंशंस या करैक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं। इन डायमेंशंस को देखते हैं एक वन बाय वन हम। सबसे पहले हमारे पास है एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस। एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस क्या है कि मैनेजर्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी इस तरह की कोई सिचुएशन अगर उन्होंने पहले कभी इनकाउंटर की हो या उनको मिली हो, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया होगा उसको थोड़ा सा बेस बना के तो इस सिचुएशन के ऊपर भी वो एक डिसीजन कर लेंगे या दे देंगे। सो एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस क्या है कि व्हेन मैनेजर्स यूज देयर पास्ट एक्सपीरियंस टू रीच टू एनी डिसीजन, वी कॉल दिस एज एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन। नेक्स्ट आइटम इज अफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस, यानी मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग्स और इमोशंस, यानी मैनेजर ये के नज़दीक जो चीज़ उसको इमोशनली उसको जो है वो अच्छी लग रही है या उसको उसके मुतालिक उसकी फीलिंग जो है वो बेहतर है, यानी वो समझता है कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा, हो सकता है। मैं बार बार ये जो जिस चीज़ पे आपसे थोड़ा सा ज़ोर दे रहा हूँ वो ये है
कि ये जनरली इस ऐसी कंडीशंस में ये डिसीजन मेकिंग की जाती है जब आपके पास कोई डेटा ना हो और आपको फिर भी कोई डिसीजन लेना हो, और या हम ये कह सकते हैं ऐसा मसला आ जाए जो कि रूटीन ना हो, जो रोज़ बरोज़ का रोज़ ना हो, मसला जो है वो डेली बेसिस पे ना आकर होता हो। रूटीन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास डेटा मौजूद रहता है। यानी अगर लेबर है, लेबर का डेटा है, कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं, तो ये डिसीजन करना कि हमने अब कितने लोगों की जगह नए लोगों को भर्ती करना है, वो बड़ा आसान डिसीजन है। वो आपने डेटा शीट आपने देखी, लोगों के अटेंडेंस के फ़ोल्डर्स मंगवाए, आपने एक डिसीजन कर दिया। लेकिन लेट्स से आपको ये डिसीजन लेना हो कि हमें एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या हमने जो है नई जगह पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके मुतालिक आपके पास शायद किसी हद तक डेटा मौजूद ना ही हो। तो फिर ऐसे कंडीशंस में जब आपको डिसीजन करना पड़े तो फिर आपको अपनी जजमेंट यूज़ करनी पड़ती है, और तभी आपका जो डिसीजन मेकिंग का स्टाइल है वो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कहलाएगा। तीसरा कंपोनेंट देखते हैं क्या है इंट्यूशन में, कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजंस। कॉग्निशन का मतलब है बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग। सो यूजिंग योर माइंड, यूजिंग योर स्किल्स, यूजिंग योर नॉलेज, अगर आप कोई डिसीजन करते हैं तो दैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन। सो जब कोई मैनेजर किसी डिसीजन पे पहुंचने के लिए, किसी फैसले को करने के लिए अपने नॉलेज को, अपनी एजुकेशन को, अपने स्किल्स को जो उसने इतने अरसे में सीखे हैं, या उसको कोई ट्रेनिंग जो मिली हो उसको इस्तेमाल करके तो किसी डिसीजन पे पहुंचे, तो फिर हम कहते हैं दैट इज़ कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन। तो अभी तक हमने तीन डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स देखे इंट्यूशन के अंदर। एक्सपीरियंस बेस्ड, जिसमें मैनेजर जो है वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहा है। अफेक्ट बेस्ड, जिसमें वो अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को बेस बना के कोई डिसीजन कर रहा है। और कॉग्निटिव बेस्ड, जिसके अंदर वो अपने नॉलेज, स्किल्स या ट्रेनिंग्स को जो उसने पहले से हासिल की हुई हैं उनको बेस बना के तो कोई डिसीजन कर रहा है। देन वी हैव सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग। सबकॉन्शियस होता है लाशौरी तौर पे, यानी आप मतलब सबकॉन्शियस है। कॉन्शियस ये है कि आप जो है मैं सोच विचार के बाद एक डिसीजन करूं। सबकॉन्शियस ये है कि मेरे जहन में एक चीज़ आ गई है, अब वो मैं सोच तो नहीं रहा था, अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आ गया है या एक बात आ गई है। तो सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग क्या है देखते हैं। मैनेजर यूज डेटा फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू हेल्प देम मेक डिसीजन। सबकॉन्शियस क्या है कि मेरे जहन में एक वाक़या है, मेरे जहन में कोई चीज़ है जो मेरे किसी ने बताई थी, मेरे जहन में है और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई बात मेरे किसी बुज़ुर्ग ने कही हो, मेरे किसी टीचर ने कही हो, मेरे किसी इंस्ट्रक्टर ने कही हो, मेरे किसी सुपीरियर मैनेजर ने कही हो, वो मेरे जहन में बैठी हुई है और वो सबकॉन्शियसली, यानी ना मैं ये सोच तो नहीं रहा, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग को वो गाइड कर रही है, मुझे मेरे डिसीजन को वो जो है वो फॉर्मुलेट कर रही है। जो बातें आपने बचपन में सीखी हों, एजुकेशन के दौरान सीखी हों, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपके सामने आती रहती हैं, और उस वक़्त आप जो है जो डिसीजन ले रहे हैं जिसमें सबकॉन्शियसली, यानी ना चाहते हुए एक बात आपके जहन में आ रही है और आप उसके मुताबिक डिसीजन ले लें, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में आपने सुनी होगी, कही होगी या ऑब्ज़र्व की होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग। पांचवी जो चीज़ है इसमें, दैट इज़ वैल्यूज़ और एथिक्स बेस्ड डिसीजन। कि मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज़ और कल्चर, यानी कि मैनेजर्स जो है वो ऐसे डिसीजन ले लें या ऐसे डिसीजन करें जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड हो, अच्छा हो या कल्चर के मुताबिक हो। यानी कल्चर की जो फोर्सेस हैं, कल्चर में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो आपके डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट कर रहे हों। अब अक्सर ऐसा होता है कि आप कल्चर में से
आप कहते हैं मैं अगर ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारे ऐसा नहीं होता। सो इसका मतलब है आप इन्फ्लुएंस लेते हैं, और बिल्कुल, और हर मैनेजर इन्फ्लुएंस लेता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से और एनवायरनमेंट के भी कल्चर से, नेशनल कल्चर से भी। सो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसी डिसीजन मेकिंग जिसमें जो डिसीजन है वो डिफ़ाइन कर रहा है आपकी वैल्यूज़ की वजह से डिफ़ाइन हो रहा है, या कल्चर की वजह से डिफ़ाइन हो रहा है, या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ऐसा डिसीजन कहलाएगा डिसीजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिक्स। सो वैल्यूज़ और एथिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग हमने देख ली कि क्या है, कि ऐसा डिसीजन जिसमें एथिक्स और वैल्यूज़ जो हैं कल्चर की वो आपके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर रही हो, या आप एज अ मैनेजर अपने एथिक्स और कल्चर को सामने रख के तो कोई डिसीजन कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं वैल्यूज़ और एथिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इंट्यूशन में देखा कि 5 किस्म के फर्दर डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स हो सकते हैं, यानी इंट्यूशन किस तरह डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करती है। हमने देखा एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन देखा, इफेक्ट बेस्ड डिसीजन देखा, हमने कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन मेकिंग देखी, और हमने ये देखा कि सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग क्या है, और वैल्यूज़ और एथिक्स बेस्ड डिसीजंस क्या है। सो अब हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग, के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स हर दफ़ा एक जैसे नहीं होते। प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज किया जा सकता है कि ये रोज़मर्रा का प्रॉब्लम है या मसला है, सो इट्स अ रूटीन प्रॉब्लम, या ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पहले कभी नहीं अकर हुआ, सो इट्स अ नॉन रूटीन प्रॉब्लम। अच्छा, अगर प्रॉब्लम होगा तो हमने इसको ऐसे ही हैंडल करना है, दैट इज़ अ प्रोग्राम्ड प्रॉब्लम, यानी आपने प्रोग्राम डिसीजन किया हुआ है कि जब भी ऐसा होगा हमने ये स्टेप्स लेने हैं। नॉन प्रोग्राम्ड के आप तैयार ही नहीं थे कि अगर ऐसा मसला होगा तो हमने क्या करना है, सो इट्स अ नॉन प्रोग्राम्ड, कि फिर जो होगा जैसे बेहतर समझ में आएगा हम ऐसा कर लेंगे। सो प्रॉब्लम्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मेरे नज़दीक प्रॉब्लम्स को आप स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के तौर पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसको हम रूटीन प्रॉब्लम्स कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, जिसको कहा कि ये कैटेगरी है जिसको हम नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। सो स्ट्रक्चर्ड का मतलब हो गया रूटीन प्रॉब्लम्स, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब हो गया नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, और फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो हर प्रॉब्लम की कैटेगरी के लिए, प्रॉब्लम की टाइप के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, अमेंड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डिसीजन आपने रोज़मर्रा की बेसिस पे लेना हो, डेली बेसिस पे लेना हो, यानी अगर लेबर शॉर्ट है तो हमने क्या करना है, जो टेम्परेरी वर्क फोर्स है, जो डेली वेजेस वाले हैं उनको बुला लें। सो एक डिसीजन है। अब इसमें डिसीजन मेकिंग कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी है कि अगर ये होगा तो क्या करना है, ये होगा तो क्या करना है। ये रूटीन प्रॉब्लम है और इसको हल करने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिफाइंड है, प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग है, ये होगा तो हमने ये करना है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा डिसीजन आ जाए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको कि टॉप मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ जाए कि हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या हम एक नई जगह अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी कायम करनी है, नया प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, तो उस वक्त जो डिसीजन मेकिंग होगी वो रूटीन नहीं है, वो नॉन रूटीन है, क्योंकि आप हर रोज़ तो कोई नई प्रोडक्ट नहीं ऑफ़र करते। ऐसा साल, 2 साल, 3 साल में एक दफ़ा होता है कि आप कोई इस किस्म का डिसीजन लें, तो ये नॉन रूटीन प्रॉब्लम है। और फिर उसमें आपको हो सकता है कि आपको ये पता, चूँकि ये रूटीन प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमने क्या क्या स्टेप्स करने हैं, तो आपका जो डिसीजन है वो प्रोग्राम्ड नहीं होगा, वो नॉन प्रोग्राम्ड हो जाएगा। तो इन चीज़ों को देखते हैं, बारी बारी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनको जो है वो एनालिसिस करेंगे और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं
उनमें डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहला जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। और स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम बेसिकली एक रूटीन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं, जिनमें आपको डेली बेसिस पे एक ही किस्म के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पड़े। सो स्लाइड पे क्या है, इन्वॉल्व गोल्स दैट आर क्लियर, यानी आपको कुछ गोल्स अचीव करने के लिए कहा जाए जो कि बिल्कुल विजिबल हों, क्लियर हों। जैसे मैंने कहा कि आपको कहा गया है कि जी आपने इतनी लेबर को इन्वॉल्व करके आज इतनी शिफ्ट में आज की प्रोडक्शन में इतने यूनिट्स बनाने हैं, तो वो आपके गोल्स बड़े क्लियर हैं और आपको पता है मैंने क्या करना है, और आपको ये भी पता है कि अगर ये प्रॉब्लम आ गया है, लेबर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहाँ से लेबर हासिल करनी है और फिर मैंने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको मालूम है, यू आर अवेयर दैट दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स डू हैपन। सो आपको चूँकि पता है, लिहाजा आपको इतना सरप्राइज नहीं होंगे और आपको इतना कोई परेशानी नहीं होगी। यू वोंट बी दैट मच इन ट्रबल बिकॉज आपको पता है कि इट्स दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच डू हैपन, डू अकर, और फिर मैंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। ये प्रॉब्लम्स पहले भी होते रहे हैं, अकर होते रहे हैं, और जो डिसीजन उस वक़्त लिए गए हैं वो आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है कि आपको पता है कि जब ये प्रॉब्लम पहले हुए थे तो हमने ये स्टेप्स लिए थे, तो अभी भी आप उसी तरह के कुछ स्टेप्स लेके तो इस मसले का हल कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम क्या है, मैंने शुरू में कहा था स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है रूटीन प्रॉब्लम्स, यानी ऐसे प्रॉब्लम जो रोज़मर्रा की बेसिस पे होते हो और जिनके मतलब आप अवेयर हो, आपको पहले से पता हो कि क्या प्रॉब्लम होगा तो मैंने उसको कैसे सॉल्व करना है। सो बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, सो यू आर फेमिलियर विद दीज प्रॉब्लम्स, सो यू नो व्हाट टू डू। they are easily and completely defined and the information about the problem is available and complete। चूँकि ये प्रॉब्लम्स रोज़ होते हैं और अक्सर होते रहते हैं और आप चूँकि इसको मैनेज करते रहते हैं, तो आपके पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मैंने जैसे अभी कहा कि इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे होगी, पहले की भी होगी और आज जब ये प्रॉब्लम अकर हुआ है तो आपके पास होगी। यू विल बी एग्जैक्टली बी नोइंग कि लेबर के अटेंडेंस रजिस्टर से आपको पता चल रहा है कि कितनी लेबर आई है और कितनी नहीं आई है और हमें कितने लेबर जो है शॉर्टेज में है। सो चूँकि ये एक रूटीन प्रॉब्लम है, ये एक रोज़मर्रा का प्रॉब्लम है, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले वाली भी है कि पहले क्या हुआ था, किस किस्म का डिसीजन लिया था, और आज जो प्रॉब्लम है उसके मुतालिक भी आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और आप जानते हैं कि मुझे अब क्या डिसीजन लेना है। तो बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, रिमेंबर दीज आर रूटीन प्रॉब्लम्स, मैनेजर इज़ फेमिलियर विद दैम, manager completely knows what to do in these circumstances, so there is nothing new about this, so it's a routine issue, routine problems and routine decision making. So whenever there are routine problems, meaning whenever there are structured problems taking place or at hand, so the decision, as far as the decision making is concerned, the manager will be completely aware कि पहले जब ये प्रॉब्लम हुआ था तो हमने क्या डिसीजन लिया, अब जब ये प्रॉब्लम उसी तरह का हुआ है तो अब मैंने क्या डिसीजन लेना है, वो हमेशा उसके रेफरेंस में ही चलेगा। तो यहाँ पे फिर डिसीजन मेकिंग क्या होगी, प्रोग्राम्ड, यानी प्रोग्राम की हुई है कि जब ऐसा हो तो क्या करना है, और जब ऐसा हो इज़ नोन बिकॉज पहले ही ऐसा होता रहा है। So when something happens, what should be done by the manager, when that is known, that is written, that is documented, that is conveyed, that is known by all the management, so we call that kind of decision making as programmed decision making। यानी कि जब मैनेजर्स को ये पता हो कि जब ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो हमने क्या करना है, उसके मुतालिक कहीं ना कहीं कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद हो, कोई डेटा मौजूद हो, कोई आपके पास कोई
डॉक्यूमेंट मौजूद हो, कहीं पे आपने खुद ऐसे प्रॉब्लम पहले से हैंडल किए हो, या आपको आपके मैनेजर ने, सुपीरियर ने बताया हो कि ऐसा हो तो क्या करना है, तो आपने कोई नई चीज़ नहीं करनी है, आपने वो जो डिसीजन पहले हुआ है उसी को दोबारा से उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देना है। सो रिमेंबर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड द टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर स्ट्रक्चर्ड हो, यानी रूटीन प्रॉब्लम हो, डेली बेसिस पे एक जैसे प्रॉब्लम होते हो, तो फिर उसके मुतालिक जो डिसीजन होता है वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल और नोन होता है। बार बार एक जैसा ही डिसीजन लिया जाता है, और जब आप बार बार एक ही किस्म का डिसीजन लें तो डिसीजन मेकिंग कहलाती है प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो कहलाएगी प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। सो प्रॉब्लम की टाइप स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग की टाइप प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग है। आगे देखते हैं। अब जब हमने प्रोग्राम डिसीजंस की बात की, तो यानी कि वो डिसीजंस जो हमने एक जैसे ही डिसीजन जो हैं उनको हर दफ़ा इम्प्लीमेंट कर लेना है। हम किसी डॉक्यूमेंट को देख के, किसी चीज़ को देख के, किसी की इंफॉर्मेशन की बेस पे या अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि जी पहले जब ये प्रॉब्लम हुआ था तो हमने ये डिसीजन किया था, तो आप उसी तरह के डिसीजंस करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लेके आते, कोई उसमें ऐसा प्रोसीजर या ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करते जो कि मेंशन ना हो या पहले से ना किया गया हो। सो जब भी रूटीन प्रॉब्लम होगा, कुछ ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है मैनेजर को, वो एक जैसे डिसीजन ही दोबारा अप्लाई करता रहता है जो उसको पता है कि पहले जब ऐसा हुआ था तो क्या किया गया था। अब जब प्रोग्राम डिसीजंस की हम बात करते हैं तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इन तीन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, इनके दरमियान थोड़ा सा इनको डिस्टिंग्विश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ें जिनको अब हम डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं, फ़र्क क्रिएट करने लगे हैं, वो है प्रोसीजर, रूल एंड द थर्ड आइटम इज़ पॉलिसी। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज़ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स that a manager can use to respond applying a policy to a structured problem। प्रोसीजर क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, यानी हमने कहा कि लेट से लेबर जो है वो आज कम है, अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा शॉर्टेज है लेबर की, तो उस केस में कोई ना कोई आपके पास एक पॉलिसी होगी, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स लिखे गए होंगे जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप उस प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। यानी आपके पास कोई ना कोई एक पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगी कि अगर ऐसा होगा तो आपने क्या करना है, तो कुछ स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। जब वो स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब है आपने वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है जो आपको किसी पॉलिसी ने बताया था, जिसको अडॉप्ट करने के बाद, जिसको अप्लाई करने के बाद आपने लेबर की शॉर्टेज को फौरी तौर पे पूरा कर लिया। सो पॉलिसी इज समथिंग बिग। वो एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, उसमें आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए गए होंगे कि अगर ये मसला हो, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सच एज लेबर शॉर्टेज, these are the steps that you have to perform, and when you perform those series of steps which are related, because वो सारे labor related ही हैं, labor की shortage को deal करने के लिए, so when you apply those series of steps according to a certain policy in a certain order, and at the end of that procedure you are able to completely solve the issue of the labor shortage. This is what we call as procedure. Procedure means a series of interrelated steps that a manager can use to solve a structured problem, and they are documented and they are given, they are applied on the basis of a certain policy. पॉलिसी गाइडलाइन है। पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, पॉलिसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, आपको वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकता है, बट अगेन इट इज वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, सॉरी, बट it can be there, but has to be certain a policy which should be there
जिसको कोई मैनेजर जो है वो सामने रख के तो फिर कुछ स्टेप्स परफॉर्म करता है। उन स्टेप्स को परफॉर्म करना किसी ख़ास ऑर्डर में ताकि उस मसले का हल हो जाए, तो उस चीज़ को स्टेप वाइज करना, उस मसले के हल की तरफ जाना जो है वो प्रोसीजर कहलाता है। आई रिपीट अगेन वंस मोर टाइम दैट प्रोसीजर इज़ अ सेट ऑफ interrelated procedure is a set of interrelated steps which a manager performs to solve a structured problem, and they are generally done and applied according to a certain policy. So procedure हो गया। अब हम देखते हैं कि रूल क्या है। It is an explicit statement. Explicit means clear, to the point, unambiguous, यानी उसमें कोई confusion नहीं है, टू द पॉइंट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट है, और दैट इज टू बी अडॉप्टेड एंड इट डिफाइंस, इट लिमिट्स व्हाट अ मैनेजर कैन डू और कैन नॉट डू। रूल क्या है? रूल का मतलब है एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, एक टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, यानी उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है और उसके मीनिंग्स बिल्कुल नोन है हर एक के लिए। और ये वो स्टेटमेंट हो जो भी मैनेजर को ये बताए कि क्या किया जा सकता है और क्या करना अलाउड नहीं है। यानी मैनेजर को ये रूल क्या बताता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जिसका हमने इनिशियली जिक्र किया, पॉलिसी। मैंने कहा था पॉलिसी इज़ अ जनरल गाइडलाइन, और ये गाइडलाइन मैंने कहा वर्बल भी हो सकती है और ये रिटन भी हो सकती है, ज़ुबानी कलामी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो गाइडलाइंस होती हैं, ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ होती हैं वो रिटन होती हैं। सो इट्स अ गाइडलाइन, गाइड करती है कि आपने अगर ये मसला हो तो क्या करना है। सो पॉलिसी में आपको डिफरेंट गाइडलाइंस मिलती हैं और उन गाइडलाइंस पे आप क्या करते हैं, यू यूज़ देम टू मेक अ डिसीजन अबाउट अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। सो पॉलिसी आपको गाइडलाइन देती है, उस गाइडलाइन के मुताबिक आप कोई सर्टन सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, यानी क्या करते हैं, प्रोसीजर करते हैं कोई, ताकि उस मसले का हल किया जाए। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ रूल्स जो हैं वो वहाँ पे अप्लाई हो रहे होते हैं, जो आपको ये बता रहे होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। चूँकि ये थोड़ा सा एक टॉपिक ऐसा है जिसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जनरली एक कन्फ्यूजन होता है, तो बुक से रेफर्ड एक एग्जांपल है जो थोड़ा सा आपको इन तीनों चीज़ों के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट करेगी। लेट्स से एक पॉलिसी है कि एक्सेप्ट ऑल कस्टमर्स रिटर्न मर्चेंडाइज, यानी कस्टमर जब भी कोई आइटम जो है, मर्चेंडाइज जो है वो रिटर्न कर दे, मे बी बिकॉज कोई इशू था, कोई डिफेक्ट था, या ना खुश होके या उसको पसंद नहीं आई, तो आपने एक रूल, आपने एक कंडीशन रखी हुई है, प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है, पॉलिसी रखी हुई है कि जब भी मैनेजर जो है कस्टमर की तरफ से उसको कोई मर्चेंडाइज आए, रिटर्न आए, तो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो वी नीड टू, पॉलिसी क्या है, बीइंग अ मैनेजर वी नीड टू एक्सेप्ट ऑल कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज, के कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदी हुई जो है वो वापस कर दे तो हमें वो रिसीव कर लेनी है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये पॉलिसी है, इट्स अ गाइडलाइन। लेकिन प्रोसीजर क्या है, यानी जब वो रिटर्न करेगा तो उस वक़्त हमने क्या करना है। अलाउड तो है, लेकिन अभी हमें ऐसा करना तो है, लेकिन क्या स्टेप्स हम उस वक्त फॉलो करेंगे वो बनेगी आपका प्रोसीजर। तो गाइडलाइन तो है कि जब भी कस्टमर कोई चीज़ वापस करना चाहे तो ले लें, एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उसके लिए हमें क्या स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। फॉलो ऑल स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग मर्चेंडाइज रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन है मर्चेंडाइज रिटर्न की, कुछ फॉर्म्स हैं वो ज़रूर भरने हैं, उनको आपने कंप्लीट करना है। इट कैन बी अन फॉर्म जिसमें किससे प्रोडक्ट आई है, क्या उसने रीज़न बताई है, कितने अरसे बाद वापस की है, वगैरह वगैरह। तो पॉलिसी थी, एक गाइडलाइन थी कि एक्सेप्ट ऑल कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज, उसके लिए हमने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया। वो प्रोसीजर क्या है कि वी नीड टू कम्प्लीटली फेल ऑल द कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज डॉक्यूमेंटेशन, जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने पूरी करनी है।
अब इस पूरे के ऊपर कुछ रूल अप्लाई होते हैं कि ठीक है आप कस्टमर की रिटर्न मर्चेंडाइज एक्सेप्ट करें, लेकिन कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। मैनेजर मस्ट अप्रूव ऑल रिफंड्स ओवर $50, यानी और नो क्रेडिट परचेजेस आर रिफंडेड फॉर कैश। दो इश्यूज हैं, अगर किसी ने क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट के ऊपर कुछ मर्चेंडाइज कस्टमर ने परचेज की थी, अब ये नहीं हो सकता कि वो जो है मर्चेंडाइज ले आए वापस करने के लिए और आप उसको कैश में पेमेंट कर दें। ये रूल है। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है कस्टमर की जो मर्चेंडाइज है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कुछ रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर $50 से ज़्यादा की कोई रिटर्न मर्चेंडाइज है तो मैनेजर को उसकी अप्रूवल लेना ज़रूरी है, वो खुद से नहीं कर सकता। $50 से कम की है और वो कैश में परचेज़ की गई थी तो वो खुद ब खुद जो है अपना डिसीजन के तो करते हुए रूटीन में $50 से कम की परचेज़ जो कि कैश पे हुई हो कस्टमर की तरफ से और वो वापस कर दे तो उसको आप कैश पेमेंट दे सकते हैं, मर्चेंडाइज आप एक्सेप्ट करेंगे। अब रूल्स में हम ये नहीं कह रहे कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि कैश में हो और अगर $50 से हो तो अप्रूवल ले लें और अप्रूवल लेने के बाद जो है कस्टमर को पेमेंट कर दें। सो पॉलिसी इज़ अ गाइडलाइन। गाइडलाइन में स्टेप्स मेंशन्ड होते हैं, उन स्टेप्स को जब आप अप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं हमने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। वो प्रोसीजर कहाँ पे मेंशन होगा? वो पॉलिसी के अंदर मेंशन होगा कि पॉलिसी क्या है। पॉलिसी लिंक करती है, बताती है कि आपने क्या क्या काम करने हैं और उन काम को करने का उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने का कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको पूरे करने पड़ते हैं विच आर अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, और उन स्टेप्स को करने को हम प्रोसीजर्स कहते हैं। और इन तमाम चीज़ों पे, प्रोसीजर्स पे जो है एट एवरी टाइम जो है रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं, और रूल्स होता है वो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट होती हैं, क्रिस्प टू द पॉइंट, क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स होती हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है और आपको मैनेजर को बताती है कि तुमने क्या करना है और आप क्या नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ अलाउड एंड व्हाट इज़ नॉट अलाउड। अब बात आ जाती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स की। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स मैंने जैसे शुरू में कहा था कि दीज आर नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि रोज़मर्रा की बेसिस पे नहीं होते, कभी कभार होते हैं, ओकेजनली होते हैं, आउट ऑफ ब्लू हो जाते हैं। इट हैपन्स व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग देम, बिकॉज ये नॉन रूटीन है, अचानक हो जाते हैं। और फिर जब ये अचानक होते हैं तो चूंकि ये पहले प्रॉब्लम्स कभी अकर नहीं हुए, सो दैट इज़ वाई इससे रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो भी आपके लिए अननोन होते हैं। यू आर नॉट अवेयर व्हाट बीइंग अ मैनेजर आई शुड डू। सो फिर जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग। रूटीन प्रॉब्लम्स हो तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। उसके लिए डिसीजन मेकिंग के जो मेथड है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। और जब अनस्ट्रक्चर्ड हो, नॉन रूटीन हो, तो फिर जो डिसीजन मेकिंग की हम मेथड अडॉप्ट करते हैं उसको हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं प्रॉब्लम्स दैट आर न्यू और अनयूजुअल एंड फॉर विच इंफॉर्मेशन इज एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि नए हो, जिसके मुतालिक हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल ना हो, या नॉट क्लियर हो, अनक्लियर हो, अनयूजुअल हो, सडनली अकर हो जाए। और सो हम कहते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स जो है दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। जब भी बीइंग अ मैनेजर हमें ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने को मिले कि जो अचानक हो, अचानक से मुराद ये है कि अननोन हो, पहले ऐसा कभी ना हुआ हो, तो और आपको बीइंग अ मैनेजर कोई डॉक्यूमेंट ना मिल सके, कोई रेफरेंस पॉइंट ना मिल सके कि मैं इस कंडीशन में अगर हूँ तो मैंने क्या डिसीजन लेना है, तो फिर हम कहते हैं कि व्हेन द प्रॉब्लम्स आर न्यू, दे आर अनयूजुअल and for which the information is not complete, ambiguous, then the decision making is unstructured. The problem is unstructured problem. And for these kinds of problem,
देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि फिर हम कोई कस्टम मेड सोल्यूशन लेके आए। कस्टम मेड से हम मुराद ये है कि जब आपके पास रूटीन के प्रॉब्लम्स हो तो आप रूटीन डिसीजन करते जाते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जो कि आउट ऑफ द ब्लू हो, एम्बिगुअस हो, नॉन रूटीन हो, तो फिर आपको जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो कुछ ऐसा डिसीजन होगा जो फिर उस कंडीशन के लिए आप स्पेसिफिकली करेंगे, यानी फिर उस डिसीजन को आप उस कंडीशन के मुताबिक ढालेंगे, हल करने की, उस कंडीशन को हल करने की कोशिश करेंगे। सो जो आपका सोल्यूशन होगा वो कस्टम मेड होगा, यानी हर तरह की सिचुएशन के लिए नहीं बल्कि इस किस्म की स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए जो कि काम आए। मैंने जैसे कहा कि जब आप नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं, एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं जिनको हमने अनस्ट्रक्चर्ड का नाम दिया है, तो फिर जो डिसीजन मेकिंग का स्टाइल है वो नॉन प्रोग्राम्ड होगा, यानी वो रूटीन वाला नहीं होगा। आपको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई ऐसा डिसीजन अर्लियर नहीं मिलेगा जिसको आप रेफ़र कर सकें या जिसको आप बेस बना सकें। सो हम कहते हैं डिसीजंस दैट आर यूनिक एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार, और बार बार तो हम कोई डिसीजन ले नहीं रहे। रेकरिंग तो कौन से प्रॉब्लम्स होंगे? जी हाँ, प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। तो ये नॉन रेकरिंग है क्योंकि ये बार बार नहीं ले रहे, ये कस्टम मेड है। अब एक ऐसा सिचुएशन एट हैंड है जो पहले कभी नहीं हुआ, तो उसके लिए आपने कोई डिसीजन किया है, और जो नॉन रेकरिंग है बार बार ये नहीं होना, और फिर जब कभी भी होना है तो कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन होगी। डिसीजंस दैट जनरेट यूनिक रिस्पॉन्स। यूनिक मीन्स कि अभी जिस तरह आपने इसको हैंडल किया है, हो सकता है अगली दफ़ा आप उसको इस तरह हैंडल ना करें, हो सकता है उसमें कोई और चेंज आ जाए, कोई और मॉडिफिकेशन आ जाए। सो डिसीजंस जो कि नॉन रूटीन हो, एम्बिगुअस हो, जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो नॉट क्लियर हो, नॉन रूटीन हो, एम्बिगुअस हो, तो फिर उसके लिए जो आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो भी जो होती है वो नॉन प्रोग्राम्ड होती है, नॉन रूटीन होती है, कस्टम मेड होती है। Now in this slide we are going to discuss what are the characteristics and what is with relevance to programmed decisions and non-programmed decisions. Type of problem, प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग में टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड होती है और नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग में अनस्ट्रक्चर्ड होती है। ये हमने देख लिया। मैनेजरियल लेवल, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि जब कोई डिसीजन मेकिंग में ऐसी हो जाए जो कि रूटीन हो, तो दैट इज़ जनरली डन बाय द फर्स्ट लाइन मैनेजर या लो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जब कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो एम्बिगुअस हो, नॉट क्लियर हो, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई ना हो, यानी बहुत कम कभी ऐसा कोई मसला आए जिसके मतलब गाइडलाइंस भी क्लियर ना हो, तो फिर उसको कौन हैंडल करता है? टॉप मैनेजमेंट। फ्रीक्वेंसी, मैंने जैसे शुरू में कहा कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी यानी प्रोग्राम डिसीजंस की फ्रीक्वेंसी जो उससे रिलेटेड है वो रेपिटेटिव होगी, वो रूटीन होंगे। जबकि आप जब बात करेंगे नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग की, तो दे आर रिलेटेड विद अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड देयरफॉर दे आर नॉन रेपिटेटिव, न्यू, अनयूजुअल, नॉन रूटीन। अब इंफॉर्मेशन का मैंने शुरू में थोड़ा सा जिक्र किया था कि when you are dealing with structured problems, information is available to you, but when we are talking about non-programmed decision making or with relevance to unstructured problem, तो फिर उस वक्त आपके पास इंफॉर्मेशन जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, एम्बिगुअस होती है, अननोन होती है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ देयर इज अ फीलिंग ऑफ अनश्योरिटी कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट है, नहीं है, सही है, गलत है। सो जब आप रूटीन की बात करते हैं तो फिर तो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कितनी लेबर शॉर्ट है, कितनी नहीं है। और फिर जब आप नॉन रूटीन इश्यूज़ की बात करते हैं जहाँ पे आप नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, नया प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, तो इट्स नॉट अ रूटीन इशू, इट मे हैपन वंस इन अ 5 ईयर टेन्योर और टर्म। सो हम कहते हैं कि उस वक्त जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है और एम्बिगुअस है। गोल्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के गोल्स बड़े क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में चीज़ें वेग होती हैं, अननोन होती हैं, अनक्लियर होती हैं। टाइम फ्रेम जो होता है, बिकॉज दीज आर रूटीन प्रॉब्लम्स सो वी नीड टू डू इट इमीडिएटली, सो शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है
आपके पास प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग के लिए, और लिटिल बिट लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है एज फार एज द नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न्ड. Now solution relies on whom? When we talk about program decision making, remember we always make some decisions with relevance to policy, procedure and rules. इन चीज़ों को सामने रख के हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, हेयर वी आर ओनली रिलाइंग ऑन अवर जजमेंट एंड क्रिएटिविटी. हम अपनी जजमेंट को यूज़ करते हैं, हम अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं. अब हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, और डिसीजन मेकिंग की डिफरेंट कंडीशंस क्या होती हैं. द फर्स्ट कंडीशन इज सर्टेनिटी. सर्टेनिटी का मतलब ये होता है व्हेन द मैनेजर इज एक्सट्रीमली 100% ऑलमोस्ट श्योर दैट द काइंड ऑफ सिचुएशन एट हैंड रिक्वायर्स दिस डिसीजन, के जब ये मसला होगा तो यही इसका एक हल है. when he is certain, when everything is clear, when the information is available and he is very much sure कि ये प्रॉब्लम होगा तो मैंने ये करना है या ये डिसीजन लेना है. So what is certainty? A situation in which manager can make an accurate decision because the outcome of every alternative choice is known. क्योंकि उसको पता है कि जब मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये आउटकम होगा, ये करूँगा तो ये आउटकम होगा. So what is certainty? Certainty is a decision making scenario or situation in which the outcomes are almost known to the manager and he knows कि अगर मैं ये 4 लेबर को हायर कर लूँगा तो मेरी लेबर की शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा. So when there is a situation where the manager is informed, is very much clear about the outcomes of the alternatives, कि ये अल्टरनेटिव अगर मैं पिक करूँगा, ये डिसीजन अगर मैं करूँगा तो ये आउटकम होगा, तो अगर वो इसके बारे में 100% श्योर हो तो हम कहते हैं द सिचुएशन इज डिसीजन मेकिंग इज अंडर सर्टेनिटी, यानी वो जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो सर्टेनिटी के साथ कर रहा है. बट देन देयर मे बी अ सिनेरियो वेयर द मैनेजर इज नॉट वेरी वेल श्योर, और किसी हद तक वो ये डिफाइन कर सकता है कि आई एम प्रीटी मच 50% श्योर और 50% आई एम अनश्योर. 60% मुझे श्योरिटी है कि आज बारिश होगी, या अगर मैं ये लेबर को हायर कर लेता हूँ, इनके स्किल्स तो इतने हाई नहीं है लेकिन चलो आई एम श्योर के मसला हल हो जाएगा. सो व्हेन द सर्टेनिटी इज नॉट देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ रिस्क दैट टू सम एक्सटेंट यू आर सर्टेन बट टू सम एक्सटेंट यू आर अनसर्टन, तो फिर हम कहते हैं द डिसीजन मेकिंग इज अंडर रिस्क. So a situation in which the manager is able to estimate the likelihood of probability of outcome that results from the choice of particular alternatives. जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि 50% 60% मैं श्योर हूँ कि ये लेबर की शॉर्टेज जो है वो हल हो जाएगी, 40% आई एम नॉट श्योर. तो ये 60 या 40% जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी है, ये चांसेस ऑफ अकरेंस है, ये चांसेस ऑफ रेलिवेंस है कि और प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि 1 में से ली जाती है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि 60% की जाए मैं 0.6 कह देता हूँ कि 0.6 आई एम श्योर कि प्रॉब्लम हल हो जाएगा, बट 0.4 आई एम नॉट श्योर कि प्रॉब्लम हल हो जाएगा. 0.6 प्लस 0.4 इज हाउ मच? 1. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. तो जब आप रिस्क की बात करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं कि ऐसे होने के कितने चांसेस हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, हाउ व्हाट आर द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ दिस थिंग, व्हाट आर द चांसेस कि ऐसा होगा. तो उसको हम प्रोबेबिलिटी की ज़ुबान में से रेफ़र कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी से रेफ़र कर देते हैं, और चांसेस को कि ऐसे होने के इस आउटकम के होने के कितने चांसेस हैं और इस आउटकम के होने के कितने चांसेस हैं, उन चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी से रेफ़र करते हैं. और जिन आउटकम के अकर होने के चांसेस हाई होंगे उनको प्रोबेबिलिटी हम हाई असाइन कर देते हैं. जैसे मैंने कहा कि मैं श्योर हूँ 0.6, तो मेरा मतलब है कि श्योरिटी मेरी ज़्यादा है और अनश्योर होना मेरा कम है. सो प्रोबेबिलिटी 2 काम कर रहा है यहाँ पे. जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं
और प्रोबेबिलिटी ये बता रही होती है कि किस आउटकम के अकर होने के कितने चांसेस हैं। जैसे कि आपकी सामने स्लाइड के ऊपर इस वक्त इवेंट है कि स्नोफॉल हैवी होगी, नॉर्मल होगी या लाइट होगी, और हमने अंदाज़ा लगाया हुआ है लेट्स से हमारा बिजनेस जो है वो स्नोफॉल से रिलेटेड है। इट कुड बी लेट्स से वी आर रनिंग मे बी एक ऐसा प्लेस रन कर रहे हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और स्कीइंग वगैरह की फैसिलिटी है, तो अगर स्नोफॉल अच्छी होगी तो लोग ज़्यादा आएंगे और हमारा जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो हमने लिखा हुआ है कि वो हाई होगा। अगर लाइट स्नोफॉल होगी तो फिर कम लोग आएंगे। और प्रोबेबिलिटी क्या है ऑन दी अदर हैंड, हैवी स्नोफॉल की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इट कुड बी बेस्ड ऑन दी एस्टिमेट्स गिवन बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। और लाइट मीडियम स्नोफॉल की 0.5 है, यानी ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि स्नोफॉल मीडियम होगी, उससे कम चांसेस किसके हैं, हैवी के, और सबसे कम चांसेस हैं लाइट के। अब हमने किया क्या, हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, जो हमने अंदाज़ा लगाया है कि अगर ऐसी स्नोफॉल हो तो कितना हम रेवेन्यू कमाएंगे, उसको हमने अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई एक अल्टरनेटिव की। तो इस वक्त ज़्यादा चांसेस क्या बता रहे हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, वो ये है कि $255,000 जो है वो है हैवी स्नोफॉल की। तो ज़्यादा चांसेस है कि हम जो है वो हैवी स्नोफॉल होगी और हमारे रेवेन्यूज़ जो है वो ग्रो करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉर्मल स्नोफॉल की है। सो एक मेथड है, एक मैकेनिज़्म यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा भी कई मैकेनिज़म्स होते हैं जिन पे अभी हम बात करेंगे, बट बेसिकली जब भी रिस्क होता है तो हम प्रोबेबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं और उसको बेस बनाते हुए एवेल्यूएशन करते हैं, अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जिसका आंसर ज़्यादा आ जाए उसको हम सेलेक्ट करते हैं। थर्ड कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी बिल्कुल एक्सट्रीम एक थी जिसमें हम 100% श्योर थे, और अगर हम 100% अनश्योर हो जाए तो फिर जो कंडीशन होगी वो अनसर्टेनिटी कहलाएगी। लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स एस्टिमेशन ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटीज फॉर अल्टरनेटिव्स associated with the problem and may force managers to rely on intuition, hunches and gut feelings। यानी आपके पास सर्टिनिटी हो, आपको हर चीज़ का पता हो, नोन हो, आपको पता हो कि मैं ये करूँगा तो ये होगा, तो वो तो सर्टिनिटी है। रिस्क क्या है कि आप किसी हद तक का एक एस्टिमेट लगा लें कि अगर इतने होने के इतने % चांसेस हैं और इतने होने के इतने % चांसेस हैं, तो दैट इज़ अंडर रिस्क। लेकिन अगर आपको ये भी एस्टिमेट करने में मसला आ रहा हो, आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो कि कितने % चांसेस हैं या कितनी प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ के होने की, तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ जज कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं अपनी गट फीलिंग पे कि जैसा मुझे नज़र आ रहा है ऐसा हो सकता है, अपनी इंट्यूशन पे और जजमेंट पे। तो फिर हम कहते हैं द डिसीजन मेकिंग इज़ अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में 3 चीज़ें आ जाती हैं। वी हैव मैक्सीमैक्स, मैक्सीमिन और मिनीमैक्स। इसका मालूम होना आपके लिए ज़रूरी है। फिर जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे किसी न किसी टाइम पे हम इन चीज़ों को देखेंगे ज़रूर। मैक्सीमैक्स क्या है, यानी मैक्सिमम करना ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक क्या है, जिसमें मैनेजर जो होता है वो हमेशा बेस्ट चीज़ को देख रहा होता है, यानी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि स्नोफॉल होगी तो हैवी ही होगी, लो मीडियम नहीं होगी। सो यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सो द मैनेजर्स चॉइस अंडर ऑप्टिमिज्म टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पे ऑफ, यानी आप जो मैक्सिमम जिसमें आपको रिटर्न्स आ रहे हैं उसी ऑप्शन को जो है मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, तो दैट इज़ कॉल्ड मैक्सीमैक्स अप्रोच। मैक्सीमिन अप्रोच ये पेसिमिस्टिक अप्रोच है, यानी नेगेटिव अप्रोच है। दिस द पेसिमिस्टिक अप्रोच इन विच द मैनेजर चॉइस इज़ टू मैक्सिमाइज द मिनिमम पे ऑफ, यानी मैनेजर जो है उस ऑप्शन की को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे जिसमें रिटर्न सबसे कम आ रहे हैं। मिनीमैक्स जो है वो रिग्रेट है, यानी आप अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए अपने आप को आप ऐसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें मैनेजर को कम से कम नुकसान फेस करना पड़े। मैक्सीमैक्स क्या है और मैक्सीमिन जो है ये पे ऑफ्स की हैं, यानी जिसमें फ़ायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एवेल्युएट कर रहे हो,
और जो थर्ड है मिनी मैक्स, ये नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिसीजन को एवेलुएट कर रहे हैं, यानी मिनी मैक्स में आप उस डिसीजन को पिक कर रहे हैं जिसमें नुकसान कम है, और मैक्सी मैक्स और मैक्सी मिन में, मैक्सी मैक्स में आप उस डिसीजन को पिक कर रहे हैं जिसमें आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं, और मैक्सी मिन में आप उस ऑप्शन को पिक कर रहे हैं जिसमें आपके रिटर्न्स जो है वो मिनिमाइज हो रहे हैं, कम मिल रहे हैं। सो तीनों में पहली दो ऑप्शन जो है वो रिटर्न्स की बेस पे है, यानी फ़ायदे की बेसिस के ऊपर आप एवेल्युएशन कर रहे हैं, और जो तीसरी है वो आप नुकसान की बेसिस पे एवेल्युएट करें कि वो ऑप्शन सिलेक्ट की जाए जिसमें वो डिसीजन पे किया जाए, वो अल्टरनेटिव पे किया जाए जिसमें नुकसान के चांसेस जो है वो कम है। फाइनली द लास्ट थिंग इज कॉमन डिसीजंस मेकिंग एरर्स एंड बायसेस। इनको हम देखते हैं कौन कौन से कॉमन डिसीजन मेकिंग बायसेस होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है, मैनेजर जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है, यानी ग्रेटिफाइड हो जाते हैं, इमीडिएटली आप इंजॉय करते हैं, खुश हो जाते हैं और ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। एंकरिंग इफेक्ट है, सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन परसेप्शन है, यानी आप सिर्फ उन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने जहन में रखते हैं या उसको बेस बनाते हैं जिससे आपकी अच्छी यादें हो। कंफर्मेशन है, फ्रेमिंग है, अवेलेबिलिटी है। सो फ्रेमिंग है, कंफर्मेशन हो गया। कंफर्मेशन में आप उन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं या कंफर्म करते हैं जिसमें आपका जो है वो आपको फ़ायदा नज़र आ रहा हो, या आपका अवेलेबिलिटी है, रिप्रेजेंटेशन है, संक कॉस्ट है, सेल्फ सर्विंग है। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ बायसेस हैं, इन पे हम किसी न किसी पॉइंट पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे और इस पे जो है वो डिटेल में बात करेंगे। बट जस्ट वांट टू गिव यू वन स्लाइड और टू टेल यू कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायसेस विच आर देयर, और इन बायसेस का क्या इफ़ेक्ट होता है और इस पे हमें इनको हमने कैसे हैंडल करना है। सो हम किसी न किसी पॉइंट पे, और हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर सकें। थोड़ा सा इनमें से कुछ बायसेस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, सारों को तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। ह्यूरिस्टिक्स क्या है? ह्यूरिस्टिक्स है यूजिंग रूल ऑफ थंब, यानी आपने एक रूल बनाया हुआ है कि जब भी ऐसा होगा तो यही करना है, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, आपने एक रूल बनाया हुआ है कि भाई अगर मैंने यूनिवर्सिटी जाना है और बारिश हो रही है तो फिर मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि छुट्टी कर लूँ। सो इट्स अ बेसिक थिंग, रूल ऑफ थंब। Similarly, a manager in the organization also use rules of thumbs. For example, अगर ऐसा हो कि रॉ मटेरियल जो है वो कम पड़ रहा है तो बजाय इसके कि आप सप्लायर का इंतज़ार करें, यार मार्केट से करीब से ही मंगवा लो। इट्स अ रूल ऑफ थंब, आपने एक रूल डिफाइन किया हुआ है कि प्रोडक्शन ना रुके, बस गुजारा चला लो। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है इट्स अ कॉमन डिसीजन मेकिंग बायस, कि बजाय आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सोचें समझें और उसके ऊपर कोई डिसीजन करें, आपने एक जो रूल जैसा चला आ रहा है उसकी बेस के ऊपर आपने काम चला लिया है कि भाई मुझे तो मैनेजर ने ही बताया था, बाकी भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही जाने दो। ओवर कॉन्फिडेंस है कि यू टेंड टू फील ओवर कॉन्फिडेंट, और आप जो है ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए आपके जो जहन में आया, जो डिसीजन आपको बेहतर लगा, आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया। होल्डिंग अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव व्यूज़ ऑफ वन सेल्फ एंड वंस परफॉर्मेंस, यानी आपको बड़ा अपने ऊपर एतमाद है, आपको जो जहन में आया है, जो आपको अच्छा लगता है, जो डिसीजन आपको बेहतर लगा, आपने वो कर दिया। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस, choosing alternative that offer immediate reward and that avoid immediate cost। ग्रेटिट्यूड होना फील करना, यानी ग्रेटिफिकेशन फील करना कि जिसमें आपको फ़ायदा नज़र आए, जिसमें आपको इमीडिएट फ़ायदा मिल जाए, आप वो पिक करें। जिसमें आपको थोड़ी बहुत जो है कॉस्ट बेयर करने हो उससे आप अवॉइड करें। ऐसा डिसीजन लें जिसमें आपको फौरी तौर पे माली फ़ायदा पहुंच जाए या इकोनॉमिकल या जो वट बेनिफिट आपको मिल जाए, रिवॉर्ड मिल जाए, आप उस डिसीजन की तरफ चले जाइए। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर जो है वो डिसीजन कर देता है कि जी हमने इतनी प्रोडक्शन बढ़ानी है और कल से इतनी बढ़ा दो,
लोग फौरी तौर पे सारे कहेंगे वाह जी, टॉप मैनेजर कहेगा बड़े बात है यार, इतनी एकदम आके प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है, आउटपुट बढ़ गई है, वाह वाह हो गई आपकी। बट एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है कि उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट्स भी हो गए, यानी कुछ मटेरियल भी ज़ाया हो गया, कुछ वर्कर्स बीमार हो गए इतना ज़्यादा काम करने की वजह से। सो इट मे नॉट बी द राइट डिसीजन। एंकरिंग इफेक्ट क्या है? एंकर करना, यानी आपने देखा है शिप के साथ एंकर होता है, तो वो शिप को जब वो एंकर करता है तो फिर शिप आगे हिल नहीं सकता। एंकरिंग इफेक्ट ये है कि फिक्स कर लेना, यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको इनिशियली मिली उसको आपने बेस बना लिया, उसी पे आप फिक्स हो गए, और फिर जो बाद में इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आप सुन नहीं रहे हैं, जो आपको किसी ने पहली बात बता दी आपने उसी को बेस बना लिया है। So a fixation of on initial information and ignoring subsequent information is called anchoring effect. Selective perception bias, मैंने शुरू में कहा था कि कई दफ़ा कुछ जो डिसीजन मेकर है वो इंफॉर्मेशन को या इवेंट्स में से वो चीज़ पिक कर लेता है जो उसके लिए कुछ अच्छी मेमोरीज रखती हूँ और बाकी को रिजेक्ट कर देता है। सो सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इवेंट्स बेस्ड ऑन डिसीजन मेकर। बाइस्ड परसेप्शन, बाइस्ड परसेप्शन क्या है कि मेरी सोच के मुताबिक ये चीज़ को मेरे पसंद की नहीं है, ये चीज़ मेरे पसंद की है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी है, ये मेरे मुताबिक है। सो यू टेंड टू सेलेक्ट सम ऑफ द थिंग्स एंड यू टेंड टू इग्नोर अदर्स। कंफर्मेशन बायस क्या है? सीकिंग आउट इंफॉर्मेशन दैट रीअफर्म्स पास्ट चॉइसेस एंड डिस्काउंटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। कंफर्मेशन बायस क्या है कि जो आपको सूट करती हो, जो आपकी जो पास्ट चॉइसेस हैं, जो जैसे आपने पहले जो चीज़ें पिक की हैं, जो डिसीजंस आपने किए हैं उसको कंफर्म करती हो, तो वही डिसीजंस आप पिक करें और बाकियों को आप पिक ना करें। जहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, जहाँ पे कोई थोड़ा सा इशू आ जाए, आप उसको इग्नोर कर दें। संक कॉस्ट एरर्स क्या है? फॉरगेटिंग दैट करंट एक्शंस कैन नॉट इन्फ्लुएंस पास्ट इवेंट्स एंड रिलेट ओनली टू फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। ये भूल जाना कि जो आप अभी एक्शंस ले रहे हैं वो पुराने एक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते और सिर्फ जो फ्यूचर के इवेंट्स हैं उनको इफ़ेक्ट करेंगे। अगर आप कोई ऐसा डिसीजन आज लेते हैं जो किसी पुराने डिसीजंस को ठीक करने की कोशिश करे तो हम कहते हैं दैट इज़ अ संक कॉस्ट। सेल्फ सर्विंग बायस क्या है? टेकिंग क्विक क्रेडिट फॉर सक्सेस एंड ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स फॉर फेलियर्स। सेल्फ सर्विंग बायसनेस क्या है? सेल्फ सर्व करना कि अगर अच्छा डिसीजन हो गया तो उसका बेनिफिट मैं ले लूँगा, और अगर वो डिसीजन जो है वो अच्छा ना हुआ तो मैं कहूँगा दैट इज़ अकॉर्डिंग ड्यू टू द एनवायरनमेंट, और बाहर की फोर्सेस ने मुझे मेरा डिसीजन जो है वो गलत करार दे दिया। Hindsight bias, mistakenly believing that an event could have been predicted once the actual outcome is known after the fact। यानी आप बाद में ये कहें कि एक डिसीजन करने के बाद या कुछ अरसे बाद आप ये कहें कि भाई ये पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता था, और ये समझना कि मैं इसको हम पहले से जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते थे। यार ये तुमने क्यों नहीं पहले से इसको समझ लिया? ये तो बड़ी आसान सी चीज़ थी, तुम्हें तो देख लेना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है। बट सम थिंग्स आर नॉट विजिबल और क्लियर, और सो व्हेन एम्बिग्विटी इज देयर, तो अक्सर डिसीजन मेकिंग बायसनेस में ये भी होता है कि आप मिस्टेकनली ये समझने लग जाते हैं कि हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे, इसको हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते थे और ऐसा हम पहले से रोक सकते थे। सो लास्ट स्लाइड है। इस लास्ट स्लाइड पे यही हम दोबारा से देख रहे हैं कि जब भी डिसीजन मेकिंग होती है तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच कौन कौन सी हैं? रैशनैलिटी है, बाउंडेड रैशनैलिटी है और इंट्यूशन है। इन तीन चीज़ों को आप यूज़ करते हैं, ये आपकी डिसीजन मेकिंग की अप्रोच है। आप सोच विचार के करते हैं या आप जो है अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं, या आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की लिमिटेशन के अंडर करते हैं। फिर आप जो डिसीजन लेते हैं वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन पे। अगर स्ट्रक्चर्ड है तो प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग होगी, अनस्ट्रक्चर्ड होगा तो नॉन प्रोग्राम्ड होगी। फिर डिसीजन मेकिंग कंडीशंस हमने देखी आज के लेक्चर में, सर्टेनिटी है, रिस्क है और अनसर्टेनिटी है। फिर हमने देखा कि डिसीजन जब आप लेते हैं तो उस वक्त आप क्या मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि ये मैक्सिमाइजिंग है, सेटिस्फाइसिंग है, और फिर आप डिसीजन मेकिंग करते वक्त उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसको लेटर ऑन इवैल्यूएट करते हैं।
डिसीजन मेकर स्टाइल्स पे हम थोड़ा सा बात की कि लीनियर है और नॉन लीनियर होता है, इस पे हम आगे चल के भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। बट इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो बायसनेस है, जो डिसीजन मेकिंग एरर्स हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था जिसको हमने आज कंप्लीट किया है। दिस वाज चैप्टर नंबर 6 एंड द लेक्चर वाज लेक्चर नंबर 14। Dear students, I hope you are able to understand most of the things which have been discussed in today's lecture. Till next time, from me, it's Allah Hafiz.